मेरे से कभी कोई व्यक्तिगत पूछेगी मुझे ये मेवाड़ के राणाओं में सबसे अच्छा कौन लगता है, तो महाराणा प्रताप तो प्रातस्मरणीय है। मैं उनके अलावा किसी राजा की बात करूं तो राज सिंह, वो बेहतरीन राजा हुआ है राज सिंह, जो अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल उपलब्धियों में कुंभा के बराबर जाके ठहरता है। उसके बराबरी तो नहीं कर पाए कुंभा की, कुंभा कुंभा थे, लेकिन फिर भी कुंभा के बाद में यदि किसी ने कल्चरल एक्टिविटीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया होगा तो वो राज सिंह। शानदार वाला ही आदमी था, अलग लेवल का आदमी था। कहते हैं कि 1652 में राजा, अच्छा ये सन गलत लिख दिया इधर, ये 1652 है भाई, 1652 से 1680 है, ये पीछे वाला रिपीट हो गया थोड़ा। तो कहते हैं कि जब राजा बने थे 1652 के अंदर, तो उधर उस टाइम शाहजहां हुआ करता था। और मुगल मेवाड़ संधि जब 1615 में की थी, तो मुगल मेवाड़ संधि में कहा गया था कि चित्तौड़ का किला वापस तो दे देंगे, लेकिन तुम उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते। कहते हैं राज सिंह ने राजा बनते ही कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया था। मेवाड़ बोले क्या, बिना लड़े रहा नहीं जाता था। इतने सालों से अब लड़ाई करते आ रहे थे, तो बेटे बेटे हाथों में खुजलियां आने लग गई थी, कुछ तो करें, क्या करें लड़ाई करने के लिए। मुगल कोई पंगा ही नहीं ले रहे, तो आपने चला के पंगा ले लो, तो क्या करें। तो संधि में लिखा हुआ है चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाना, अपने शुरू करवा देते हैं। तो कहते इसने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था, रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन शुरू करवा दिया। उधर से मुगलों ने समाचार भेजा, चंद्रभान नाम करके एक दूत हुआ करता था, उसको भेजा शाहजहां ने, और कहा यार क्या कर रहे हैं मेवाड़ वाले, पूछ उनसे जाके। और वो आया, दूत आया चंद्रभान यहाँ पे, उसने आगे पूछा कि यार तुम ये चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवा रहे हो। उसने कहा हाँ एकदम सही सुना है आपने, मतलब समझते हो तुम इसका मतलब है कि संधि तोड़ रहे हो तुम, कि हाँ वही कर रहे हैं हम वही। अरे संधि तोड़ने का मतलब है लड़ाई होगी आपस में, कि हाँ बस वो एकदम सही समझ गया आप, सही पकड़ लिया आपने, वही करनी है, हमें लड़ाई करनी है। मुगलों का यार ठीक दिमाग खराब है। कहते उधर से शाहजहां ने बड़ी सी एक सेना भेजी, साथ में बातचीत भी कराया, क्यों लड़ते हो यार फालतू में। तो बाद में जैसे तैसे करके पुनर्निर्माण दो बार बंद कर दिया था। सादुल्ला खान को सेना देके भेजा था बाद में, यहाँ पे सादुल्ला खान सेना लेके आया, बाद में कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे, रोक देते हैं इस पुनर्निर्माण को। पर याद रखना कि कुल मिला के चला के पंगे लेने शुरू कर दिए थे और चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। रुकवाने के लिए जो उधर से सेनापति आया था उसका नाम क्या था, तो सादुल्ला खान नाम का सेनापति आया। अब शाहजहां मर गया, शाहजहां मरा भी नहीं था बेचारा। शाहजहां लास्ट टाइम में जब बूढ़ा हुआ तो उसके 4 बेटे आपस में लड़ लिए, अफवाह फैल गई कि पापा मर गए, तो चारों बेटे लड़ लिए। अब अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। 4 बेटे थे, आप लोगों नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो जब मिडिवल पढ़ोगे आप तो और सुनोगे आप उनके। दारा सिको है, औरंगजेब, शुजा और मुराद, उनके बीच में लड़ाई होगी। दारा सिको है शाहजहां के प्रिय पुत्र थे, शाहजहां उनको अपना अगला वली अहद, अगला बादशाह बनाना चाहता था। तो औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि दारा सिको को बना, उसने कहा ऐसे कैसे हम बनेंगे, हमने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी। और मुगलों में इस बात का सीधा सिस्टम था, राजा कौन बनेगा कि वो भाई जो बाकी भाइयों को मार देगा वो राजा बनेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीवितता का सिद्धांत, जो सर्वश्रेष्ठ है वो गद्दी पर बैठे, यूं ही किसी को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे हम। तो अब दारा सिको के औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई। अपने राजस्थान के ज्यादातर सुनना, ज्यादातर जो राजा थे वो दारा सिको की तरफ से लड़ रहे थे। शुरुआत में दारा सिको की तरफ ही गए थे। दारा सिको थोड़ा लिबरल अच्छा बंदा भी था, औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। अपने जयपुर जोधपुर वाले सारे शुरुआत के अंदर दारा सिको के पक्ष के अंदर लड़े थे। राज सिंह के पास में औरंगजेब ने मैसेज किया, औरंगजेब साउथ इंडिया में था। औरंगजेब जब आगरा की तरफ लड़ने के लिए आ रहा था तो औरंगजेब ने राज सिंह को मैसेज किया कि राज सिंह जी, मेरे भैया के बीच की लड़ाई है, आपके राजस्थान वाले ज्यादातर राजा आप भैया की तरफ है, आप किसकी तरफ हो। राज सिंह कह किसी की तरफ नहीं। औरंगजेब ने वापस मैसेज किया कि थैंक यू, बस मैं ये नहीं कर रहा मेरी तरफ से लड़ने के लिए, ऊपर प्लीज भैया की तरफ मत जाना, क्योंकि मेवाड़ एक बड़ा स्टेट, मेवाड़ जिसकी तरफ से लड़ेगा उसका पलड़ा अपने आप में भारी हो जाएगा। तो यार थोड़ा ये मत कर लेना। कहा ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन ही बन गया कि जब राज सिंह दारा सिको की तरफ से लड़ने के लिए नहीं गया, इसका मतलब फायदा किसको हुआ, औरंगजेब को। तो एक बार मुझे याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान के कौन से राजा ने एक तरीके से औरंगजेब को मौन समर्थन दे दिया था, उसको अपना साइलेंट सपोर्ट ही कर दिया था कि ठीक है यार हम तेरे खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो औरंगजेब। तो कोई पूछेगा कि सक्सेशन स्ट्रगल में औरंगजेब का साथ देने वाला राजा कौन बन जाता, तो भले ही डायरेक्टली नहीं गए थे पर इनडायरेक्टली वो सपोर्ट किसको जाता है, औरंगजेब को जाता था। ये बात याद रखना। एक तो ये थोड़ी सी अलग सी बात है कि जो सक्सेशन स्ट्रगल था, जो उत्तराधिकार संघर्ष था मुगलों का, उसमें किसको सपोर्ट कर दिया था, तो औरंगजेब को सपोर्ट कर दिया था। उसमें औरंगजेब का समर्थन कर दिया था। पर बस भाई एक बार वहीं पे औरंगजेब का समर्थन किया था, उसके बाद तो बंदे ने औरंगजेब से चला के पंगे लिए। औरंगजेब बेचारा जो कुछ काम करने की कोशिश करता, इस आदमी ने हर चीज का विरोध किया।
कहते हैं औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगा दिया था, जजिया। ज्यादातर मुस्लिम राजा लगाया करते थे कि वो गैर मुस्लिम प्रजा जो हुआ करती थी, नॉन मुस्लिम जो हुआ करते थे, उनसे एक टैक्स लिया करते थे, जजिया। पर अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया था। औरंगजेब इस टैक्स को 1679 में वापस लगाता है। उस टैक्स का भी सबसे पहले कोई विरोध करने वाला बंदा था तो राज सिंह था। तो ये भी याद रखना है कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। तो एक जगह वहां पर औरंगजेब का साथ दिया, बाद में सब जगह विरोध है, जजिया टैक्स का विरोध। और कहते हैं औरंगजेब थोड़ा कट्टर धार्मिक नीतियां अपना लेता है। औरंगजेब उस समय मंदिर वगैरह तुड़वा रहा था हिंदुओं के, तो ऐलान करवाया था बाकायदा राज सिंह जी ने कि हिंदुस्तान में जहां कहीं कोई मंदिर टूट रहा और उनको लगे कि मंदिर नहीं बचा पाएंगे, मेवाड़ आ जाना आप, तो हम संभाल लेंगे उस मंदिर को। तो औरंगजेब की उस नीति का विरोध किया था कि औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का विरोध किया, मंदिरों को बचाया, उनको प्रोटेक्ट किया। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मंदिर क्या क्या बनवाए थे। मैं और बात बता दूं, कहते हैं औरंगजेब हिंदू राजकुमारियों से शादी करना चाहता था। राज सिंह जी ने उनके पास मैसेज किया कि यदि किसी भी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती मुगल शादी करना चाहते हो तो मेरे को एक मैसेज कर देना, आप तो मैं कर लूंगा। कहने का मतलब था उधर नहीं करने दूंगा, आप जहां कहोगे वहां करवा दूंगा। तो हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, अभी बताऊंगा मैं एक, इसमें तो कहानी बताऊंगा अच्छी सी आपको। हिंदू जो राजकुमारियां थी उनकी रक्षा की, एक तो बड़ी फेमस सी कहानी है इस बारे में। और जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की जब डेथ हो गई, जसवंत सिंह और औरंगजेब के रिश्ते कभी ढंग से आपस में रहे नहीं थे। पहले ही वो उत्तराधिकार युद्ध के अंदर दारा सिकों के पक्ष में थे, बाद में सुजा के पक्ष में भी चले गए थे, औरंगजेब के साथ भी आ गए थे। तो आपस में दोनों में कभी वो नहीं आ पाया, विश्वास नहीं जम पाया था दोनों के बीच में। तो औरंगजेब ने ट्रांसफर ही ठेठ अफगानिस्तान कर दिया था। अफगानिस्तान में जब डेथ हो गई तो औरंगजेब का सोचना था कि यार मैं पूरे जोधपुर पे कब्जा कर लूँ, और इसलिए उन्होंने जसवंत सिंह के जो बेटे थे अजीत सिंह, उनको राजा बनाने से मना कर दिया। दुर्गादास राठौड़ का आगे हम नाम पढ़ेंगे, वो अजीत सिंह को लेके इधर उधर घूमते राजा बनाने के लिए। तो उनको यदि किसी ने सपोर्ट किया अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को कि हाँ तुम औरंगजेब से लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो वो कोई आदमी था तो वो राज सिंह था। तो कहते हैं कि भाई ये मेवाड़ वाले कौन थे, राठौड़, सॉरी मारवाड़ वाले थे राठौड़, मेवाड़ वाले राज सिंह, ये कौन, सिसोदिया। तो राठौड़ों के सिसोदियों के बीच में अलायंस हुआ था, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया कहीं ना कहीं एक। कौन कौन, तो राठौड़ों में तो कौन है, किसको राजा बनाना है, अजीत सिंह। इधर मेवाड़ वालों में कौन है, राज सिंह। गठबंधन बनेगा तो किसी के खिलाफ बनेगा, तो किसके खिलाफ बनेगा, तो औरंगजेब। तो याद रखना भाई, कोई पूछ ले कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन क्या है, तो मारवाड़ के अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, या मारवाड़ के राठौड़ राजा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह ने जो सपोर्ट किया था उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो राठौड़ सिसोदिया अलायंस के नाम से जानते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो ये बातें याद रखना। देखो कि राजा बनते चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया, इसका मतलब वो बंदा शाहजहां के खिलाफ अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है, शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपना लेता है। हालांकि सादुल्ला खान ने आके उसको रुकवा दिया था। फिर दूसरा एक ये याद रखना कि जब मुगल युवराजों के बीच में, शाहजहां के बेटों के बीच में जब सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, तो बाकी ज्यादातर जहां दारा सिकों के पक्ष में थे, वहीं राज सिंह ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट किसको कर दिया था, तो राज सिंह को सपोर्ट, सॉरी औरंगजेब को सपोर्ट कर दिया था राज सिंह। हालांकि राज सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। एक और बात याद है मुझे, याद रखना, इसने दिमाग लगाया कि यार मुगल आपस में लड़ रहे हैं, अपने क्या मतलब है, क्यों किसी की तरफ से लड़ने के लिए जाए। तो कहते हैं जब मुगल आपस में लड़ रहे थे तब इसने अपनी सेना इकट्ठी की, और मुगलों ने वे एरिया जो मेवाड़ वालों से छीन लिए थे, क्योंकि जब इसने चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाना शुरू किया था, मुगलों की जब सेना आई थी तो कई एरिया पे कब्जा कर गई। इसके दिमाग में वो एरिया थे, और इसने वापस अपनी सेना भेजी, और सेना भेज के वो जो कब्जे थे, जहां जहां पे उन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था, जिन जिन क्षेत्रों को छीन लिया था, वो क्षेत्र वापस छीन लिए थे। तो कहते हैं इस उत्तराधिकार युद्ध का तो राज सिंह ने कहीं ना कहीं फायदा ही उठाया था। वो लड़ाई करने नहीं गया तो फालतू में बच गया। उसने अपनी सेना मुगल क्षेत्रों में भेज के वे मुगल क्षेत्र जो मेवाड़ से छीने गए थे उनको इसने वापस छीना था। वो जो व्यवस्था थी ना, उसका एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं टिक्का दौड़। टिक्का होता क्या था कि राजा का जब राज तिलक हुआ करता था, उसकी हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती थी, और जब एनिवर्सरी हुआ करती थी राज तिलक की, कोरोनेशन की जब एनिवर्सरी हुआ करती थी, उस टाइम राजा अपनी सेना को लेकर आसपास में निकलता था और आसपास के एरिया जीता करता था। तो राज तिलक को अपने टिक्का बोलते हैं, तो टिक्के वाली दौड़ हुआ करती थी। तो राज सिंह ने उस टाइम जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान टिक्का दौड़ करवाई थी, और टिक्का दौड़ में मुगल एरियाज छीन लिए थे। अब जब औरंगजेब बन गया तो औरंगजेब की हर गलत बात का विरोध किया। औरंगजेब ने कहा हिंदुओं से टैक्स लूंगा कि नहीं लेने दूंगा,
उसने कहा मंदिर गिराऊंगा कि नहीं गिराने दूंगा, हिंदू राजकुमारियों से शादी करूंगा कि नहीं करने देंगे, अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दूंगा कि मैं राजा बनाऊंगा। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कर लिया था अजीत सिंह के साथ में, अजीत सिंह मारवाड़ का राजा, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये थोड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है, वो थोड़ी मैं हिंदू राजकुमारी वाली बात और बता दूंगा, इतनी थोड़ी बातें याद रखना आपने सारी, कि भाई उसने पॉलिटिकल जो उसका अचीवमेंट्स है मुगलों के खिलाफ वो क्या क्या रही थी, तो तमाम बातें थोड़ी याद रखना। अब लो पहले वो बात बता दूं, फिर हम बात कर लेंगे दूसरी। कहते हैं कि 1669 की बात है, 1669 की, अपने किशनगढ़ के पास में एक जगह पड़ती थी रूपनगढ़, किशनगढ़ के अंतर्गत आया करता। यहाँ की कोई राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती। ऐसी कहानी है कि राजकुमारी चारुमती एक दिन अपने महलों के अंदर बैठे हुए थे और बाहर कोई एक बूढ़ी महिला थी और वो महिला पोस्टर बेच रही थी, जो फोटो वगैरह लगाते हैं अपने दिवाली पे घरों के अंदर, तो वैसे फोटो बने हुए थे, पोस्टर बने, पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो पेंटिंग्स बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया उनको और अंदर बुला कहा भाई मुझे भी पोस्टर दिए जाएं। किसके? दे दो, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, और किसके दूं? कि और तो पृथ्वीराज चौहान का, प्रताप का, सांगा का, कुंभा का। वो महिला दिल्ली से आई थी। उसने कहा कि राजकुमारी जब तुमने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लिए तो मेरे पास एक और सुंदर सी पेंटिंग है, ये भी तुम दिखाओ। वो किसकी? एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई गई राजकुमारी। राजकुमारी ये किसकी? तो तुम इनको नहीं जानती? राजकुमारी ने कहा नहीं। अरे ये बादशाह सल्तनत हिंदुस्तान आलमगीर जहांपनाह औरंगजेब स्वयं है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब की पेंटिंग है? कहा हाँ ये भी दे दे। उसने सब पेंटिंग के पैसे दिए, उस बुढ़िया को आगे एक बार बैठ, और अंदर अपनी सहेलियां बैठी थी, उन सहेलियों का एक बार बाहर आओ देखे, थोड़ी सारी सहेलियां बाहर है, कहा अपने अपनी जुत्ती निकाल के, ये जो औरंगजेब वाली पेंटिंग इस पे एक जुत्ती मारी जाए। उस पेंटिंग में जुत्ती मारी तो पेंटिंग बेचारी एकदम यूं टूट गई पूरी की पूरी, एकदम और फट गई पूरी, और टुकड़े टुकड़े उसके किए और टुकड़े टुकड़े करके चिंदी चिंदी कर दी उस पोस्टर की, दे दम उस बूढ़ी महिला को दिया और जाके औरंगजेब को दे देना और कह देना कि चारुमती ने तोड़ी। बूढ़ी महिला गई, उसने जाके औरंगजेब को 2-4 बातें नमक मिर्च लगा के कि देख लो साहब आपके पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए, और मैं तो बता भी नहीं सकती लड़कियों के क्या क्या गालियां निकाल रही थी आपको, और ये किए। औरंगजेब ने कहा अच्छा, मतलब रूपनगढ़ वालों की इतनी औकात कि रूपनगढ़ की राजकुमारी और मेरे पोस्टर को फाड़ दे, मुझे चैलेंज करी। और कहते औरंगजेब ने यहाँ पर मैसेज करवाया, औरंगजेब ने रूपनगढ़ वालों को लैंडलाइन पे फोन किया कि साहब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा साहब आओ, उससे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, थोड़े लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम तो, और तो क्या ही किया जाए। इधर जब राजकुमारी को पता चला चारुमती को कि मेरे पिता मेरे भाई मेरी शादी औरंगजेब से करने जा रहे थे, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे से बिना पूछे आप मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा तूने कौन सा पूछ के पोस्टर पढ़ा था, तू भी तो गलती करके गई है। उसने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं औरंगजेब से शादी नहीं कर सकती, मेरी इच्छा के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, और आप भी नहीं कर सकते मेरी। और तो घर वालों ने कहा समझाया उसको कि देख तुम शादी नहीं करोगी तो औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब अटैक करके उसकी सेना आएगी, जो लड़ाई होगी मारपीट होगी लोग मरेंगे, वो तो ठीक है, यहाँ से बाकी जो सामान्य जनता है उनकी महिलाओं को भी उठा के ले जाएंगे। इन जनता को बचाने के लिए राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो प्रजा, उसकी रक्षा करना है। इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है कि एक तेरी शादी कर दी जाए। तो ये जहर के घूंट पीने पड़ेंगे प्रजा को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, वरना बेचारे ये मर जाएंगे सारे के सारे, इनको मार देंगे। इनकी रक्षा करना तो अपना कर्तव्य है। और चारुमती ने कहा नहीं मुझे कुछ ही नहीं पता, तुम नहीं कर सकते मेरी रक्षा तो मैं खुद कर लूँ। पापा और भाई को गुस्सा आएगी, जा कर ले, तो वैसे कर रही है तो। अब चारुमती बेचारी सोचेगी क्या किया जाए, और चारुमती को महाराणा राज सिंह याद आए कि महाराणा राज सिंह जी ने ऐलान करवा रखा है कि जहां कहीं किसी हिंदू राजकुमारी के साथ में और ऐसी जबरदस्ती हो रही है तो मेरे को मैसेज किया जाए। और चारुमती ने लेटर लिख के भेजा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चारुमती ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, कुछ उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बनाइए। व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा, राज सिंह के पास ऐसे मैसेज आते रहते थे व्हाट्सएप पे। राज सिंह ने कहा पहले अपने डीपी चेक करेंगे, बाद में देखा जाएगा। राजकुमारी चारुमती बेहद सुंदर, राज सिंह जी एकदम शादी के लिए तैयार ही थे। राज सिंह जी ने हाथों हाथ थम्स अप भेजा कि तुम तो शादी वाला कार्ड भेज दो, लगन वगन कब है बाकी मैं देख लूंगा। इधर राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब भैया मैं शादी करूंगा, देख ले तू। अब उससे क्या, उसे थोड़े दिन पहले की एक घटना है, और मेवाड़ में एक जगह और पड़ती है, रूपनगर नाम की एक जगह पड़ती है, वहां की राजकुमारी थी चंचल कुमारी, और चंचल कुमारी से भी औरंगजेब शादी करना चाहता था। कहते राज सिंह जी पहले वहां जाके शादी करके आ गए थे। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है,
वहां भी तू करके आ गया, यहाँ भी तू करके आ गया, अब एक जगह तूने कर लिया, एक जगह मैं करूंगा। यार भाई भाई देख ऐसे मिल बांट के सब राशन का। नहीं तू नहीं समझ रहा, मैंने इस बार डीपी देख ली है, इस बार तुम नहीं, बाकी अगली बार देख लेंगे, जो तुम्हें करना वो कर लेना। अब औरंगजेब ने कहा तो फिर ठीक है, तो इस बार लड़ाई करेंगे, और लड़ाई में जो जीतेगा ना उससे शादी कर लेंगे। राज सिंह ने कहा हो तू जैसे कहे वो कर लेंगे हम तो। शादी का समय नजदीक है, राज सिंह जी ने अपने सामंतों को बुलाया, और सामंतों को बुला के कहा कि भाई मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करने के लिए जा रहा हूं, पर उधर से औरंगजेब भी सेना लेके आएगा, तो आप एक काम करो, आप अपनी मेवाड़ की सेना लेके जाओ और सेना को अजमेर में रोक लो, और जब तक मेरे फेरे नहीं हो तब तक रोक के रखना, बाद में खुद आ जाऊंगा, तैयार हो आप? मेवाड़ वालों का साहब मना कब किया? महिला की, ब्राह्मण की, गाय की, जनता की, इस रक्षा के लिए इतने सालों से लड़ते मरते भिड़ते आ रहे हैं, हमने कब मना किया किन चीजों के लिए? और यदि अबला नारी पुकार रही है तो आपको जाना चाहिए, इस बात पे शादी करनी चाहिए, निश्चिंत होकर जाइए, हम लड़ाई कर लेंगे। राज सिंह जी तो भाई बारात लेके गए रूपनगढ़, मेवाड़ की सेना जाएगी अजमेर। सेना लेके कौन जाए? सेनापति जो हरावल में रहे हो। मेवाड़ के सेनापति कौन? तो शुरुआत वाली क्लास याद करना, सलुम्बर वाले। सलुम्बर का जो उस समय सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। खानवा के युद्ध में भी सलुम्बर के जो सामंत और रतन सिंह चुंडावत, पर दूसरा, वो फर्स्ट ये सेकंड मान लो बोले आप। रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। और रतन सिंह चुंडावत के पास में मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी कल आपको सलुम्बर की सेना लेके हरावल के अंदर जाना है, अग्रिम बटालियन के अंदर आपको जाना है, फ्रंट बटालियन में जाके लड़ना है, और औरंगजेब से अजमेर में युद्ध करना है, औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है, जब तक कि राज सिंह जी रूपनगढ़ के अंदर अपने फेरे नहीं ले ले। कहते हैं रतन सिंह जी के पास ये जब समाचार पहुंचे थे, उसी दिन रतन सिंह जी की खुद की शादी हुई थी। वो अपनी हाड़ी रानी से शादी करके आए थे, सहल कंवर नाम करके हाड़ी रानी थी, उससे शादी करके उसी दिन आए थे। हाड़ा चौहानों की बेटी थी इसलिए वो हाड़ी हो गई, तो हाड़ी रानी बोलते हैं भाई उसको। तो सहल कंवर से शादी करके उसी दिन आए हुए थे, और उसी दिन शाम को पैगाम आया कि सुबह आपको लड़ाई करने के लिए जाना है। ऐसा पैगाम या तो मैंने बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास में देखा था, या इधर सुना है कि साहब रतन सिंह जी के पास में ऐसा पैगाम है, और रतन सिंह जी ने मना कर दिया कि ना, राज सिंह जी का दिमाग खराब है। मतलब लोगों खुद की तो शादी होती है, लोगों की शादियां नहीं होती। मेरी शादी नहीं हुई है क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ ऐसे? आज शादी हुई है, मुझे आज बुला रहे हैं, और उनका मत नहीं जाऊंगा। पर जो उनकी जो रानी थी, जो सहल कंवर थी, हाड़ी रानी, जब उसने सुना कि भाई मेरे पति ने ऐसे ऐसे युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया, तो उसे बड़ी व्यथा हुई। उसे लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, और उसने अपने पति को समझाया, रतन सिंह जी को समझाया कि नहीं, ये जो मेवाड़ की हरावल है ये इसलिए आपको मिली है कि चुंडा जी ने राज्य का त्याग कर दिया था, मोकल के पक्ष में अपना संपूर्ण राज्य छोड़ दिया था, इसलिए सलुम्बर वाले चुंडावतों को सेनापति का अधिकार है, सलुम्बर वाले चुंडावतों को हरावल में अमर मिटने का अधिकार है। आप ऐसे त्याग नहीं कर सकते इसका। यदि आप नहीं जाएंगे तो हरावल छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ी इस बात पे थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा युद्ध में नहीं जा पाया था, इसलिए हमसे हरावल छीन ली। प्लीज आपको युद्ध के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने मना किया, अरे तू नहीं समझती बातों, मैं जानता हूँ, राज सिंह जी की दिल्ली ब्याह करने होते हैं, हम दिल्ली जाते हैं लड़ने के लिए। उसने फिर समझाया कि नहीं प्लीज आप जाओ युद्ध करने के लिए। पत्नी ने समझाया तो रतन सिंह जी तैयार हुए। दूसरे दिन अपनी सेना लेकर जा रहे थे घोड़े पर बैठ के, पर आदमी का जीव कोई लगे, वे जाते हुए लम्हो जरा ठहरो टाइप के गाने चले बैकग्राउंड के अंदर। तो कहते हैं जैसे ही युद्ध के लिए घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे, अपने महल के पास पहुंचे तो उसने देखा कि महल के झरोखों में हाड़ी रानी सहल कंवर ऊपर खड़ी हुई देख रही थी। रतन सिंह जी ने अपना घोड़ा रोका और पास में कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जा, और ऊपर जाके और रानी साहब को कहे कि मेरे लिए कुछ निशानी भेज दे, कुछ चीज दे दे अपनी कोई ना कोई, कि जैसे हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए थे तो माँ सीता ने अपने कंगन उतार के दे दिए थे, राम जी के पास भेज दिए थे, उस प्रकार तो कुछ निशानी लेके आ मेरे लिए। तो गया, सैनिक ऊपर गया, उसने जा कहा हाड़ी रानी सहल कंवर को कि रानी साहब नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपके लिए कोई ना कोई, आपकी कोई ना कोई निशानी मंगवा रहे। उसने सोचा यार निशानी आ जाएगी तो युद्ध में थोड़ा उसको देख के टाइम पास करेंगे। सहल कंवर पुनः सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, युद्ध में जा नहीं पा रहा है, अभी भी उसका मन यहीं अटका हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध में जाने के बाद लड़ लेगा। वो पुनः सोचती है कि मैं उस परिवार की लड़की हूं कि मेरी बुआ ने जब मेरे फूफा जी युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो किले के दरवाजे बंद करके अपने पति को अंदर नहीं आने दिया था। मैं उसकी भतीजी हूं, वो मेरी बुआ थी। एक तो कहते हैं भाई जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जब युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो उनकी जो हाड़ी रानी थे जसवंत देव, उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने ऐसे बेलखने पति से अच्छा है पति हो ही नहीं। और सहल कंवर सोचती है कि मैं हूं जिसका पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहा है, धिक्कार है। ऐसी सुंदरता, इस खूबसूरती का ही लेके क्या करना है।
और सहल कंवर कहते हैं कि जब मेरी वजह से मेरा पति युद्ध में नहीं जा पा रहा है तो मैं जीवन समाप्त कर देना चाहिए मुझे, और उसने अपना सर काट कर दे दिया था और कहा कि रतन सिंह जी को जाके ये दे देना। नीचे जैसे ही सैनिक वो सर लेके रतन सिंह जी के पास में गया, रतन सिंह जी हक्के बक्के रह गए। अब तो उनके भी समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। पर कहते हैं कि उस युद्ध में रतन सिंह जी इतनी बहादुरी से लड़े थे, उन्होंने वो सिर अपने उसके जो बाल थे वो गले के अंदर बांध लिए थे। उस अजमेर वाले घाटे में उन्होंने औरंगजेब की सेना को इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था। ऊपर से पत्थर मार मार के औरंगजेब की सेना को यहाँ से भगा दिया गया था। राज सिंह जी सकुशल चारुमती से शादी करके वापस लौटे थे। कभी बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, लक्ष्मी कौरी चुंडावत की लिखी हुई कहानी है, जिसमें वहां पर राजसमंद की पाल पर बैठकर राज सिंह जी अपने शादी से पहले होने वाली घटनाएं चारुमती को सुना रहे हैं। और जब कहानी समाप्त होती है तो चारुमती पूछते हैं कि रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए और उसके बाद क्या हुआ। राज सिंह जी कहते हैं कि वो दोनों सर्वस्व त्याग कर गए। एक ने अपने पति युद्ध में नहीं जा रहा था इसलिए अपना गला काट कर दे दिया, सर काट कर दे दिया था। एक देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया था। उन दोनों की वजह से आज हम दोनों बैठे हुए, कि आज हम दोनों का यदि यहाँ पर अस्तित्व है तो उनकी वजह से। आपने वो सुना भी होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। कि चुंडावत ने सेनानी मतलब निशानी मांगी थी, उस सतरानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। आज भी हम उन हाड़ी रानी को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी हमारे राजस्थान की महिला पुलिस की जो बटालियन होती है उसका नाम हम हाड़ी रानी बटालियन के नाम से जानते हैं। आज भी वो हाड़ी रानी प्रातस्मरणीय है, हमें एहसास कराती है कि कोई महिला अपने देश के लिए किस हद तक जा सकती है। इवन यहाँ तक कि अपना सर काट कर दे सकती है। कि माँ सीता ने तो केवल कंगन दिए थे अपनी निशानी के तौर पर, यहाँ पर तो उसने सलुम्बर के धीस के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। राजस्थान के कवियों ने इस बात को बेहद प्रमुखता से उठाया और अपने एक बहुत बेहतरीन कवि हुए मेघराज मुकुल, और मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी को सेंटर में रख के एक कविता लिखी, सेनानी। और सेनानी का मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द सेनानी, हिंदी में आप बोलो तो आप कह दो निशानी, निशानी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मेघराज मुकुल की कविता का नाम क्या है, तो सेनानी उनकी कविता का नाम। और मेघराज मुकुल की और कई कविताएं पढ़ेंगे तो ध्यान रखना भाई, हाड़ी रानी सहल कंवर आपके याद रहनी चाहिए। प्री में, मेंस में, कहीं पर भी आपके इनका सवाल पूछा जा सकता है। तो जो कहानी थी वो ये थी। किससे शादी करने की बात थी? चारुमती से। कब की बात थी? 1669 की। दो साथ साथ में दो अलग अलग कहानियां, दोनों याद रहनी चाहिए आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो फिर अपने पढ़ते हैं राज सिंह जी का कल्चरल अचीवमेंट। मैंने अभी बताया कुंभा के बाद में सबसे ज्यादा कल्चरल अचीवमेंट इसी बंदे का था। खूब सारे मंदिर बनवाए थे, खूब सारी झीलें बनवाई थी, खूब सारे कवि इनके दरबार के अंदर थे। कौन कौन से मंदिर वगैरह क्या बनवाए, देखो पहले मैं थोड़े मंदिर बता दूं। टेम्पल्स। कहते हैं एक दिन समाचार आया कि औरंगजेब मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा है। वहां पर वल्लभ संप्रदाय वालों का मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ने के लिए आ रहा है। और दो पुजारी जी थे, गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, वहां से रातों रात मूर्ति को लेकर बाजे। मंदिर तोड़ने का मतलब होता था मूर्तियां तोड़ दिया करते थे ताकि वहां पे पूजा बंद हो जाए, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो मूर्ति को लेकर भागे, भागते भागते जोधपुर गए। जोधपुर में जसवंत सिंह जी वहां पर थे नहीं। बाकी सामंतों ने कहा यार पार पड़े नहीं पड़े हमारी औरंगजेब के खिलाफ, तुम यार राज सिंह जी से बात करो। कहते हैं गोविंद दास जी और दामोदर दास जी यहाँ राज सिंह जी के पास है। 1672 का साल हो, यहाँ राज सिंह जी के पास है। राज सिंह जी को आके कहा कि राज सिंह जी ऐसे ऐसे औरंगजेब मूर्ति तोड़ रहा है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसको तोड़ रहा है, आप बचाइए उसे। और राज सिंह जी ने कहा कि सर सम्मान, आप तो मूर्ति को लेके आइए, मैं यहाँ भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उन्होंने फिर कहा कि सर सोच लीजिए, हम आप पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, औरंगजेब आएगा, आक्रमण करेगा, इसको मूर्ति को तोड़ सकता है। राज सिंह जी ने कहा था कि मेरे 1 लाख सैनिकों के सर जब तक नहीं कट जाएंगे श्रीनाथ जी की मूर्ति कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उस सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर बना था इसलिए आज भी उस मंदिर को हम, उस गांव को हम नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं, और श्रीनाथ जी का वहां पर मंदिर बना। तो एक तो ये याद रखना भाई, श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर बनवाया था नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा का पुराना नाम था सिहाड़। मूर्ति वगैरह कौन क्या लाए मैंने बताई दिया थोड़ा आपको। ये मूर्ति लाए थे गोविंद दास और दामोदर दास, मथुरा से लाए थे। सोलह सौ 72 में। फिर एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर और बनवाया था, द्वारिकाधीश। जब हम वल्लभ संप्रदाय और पढ़ेंगे तब इसकी बातें और बता दूंगा। वहीं राजसमंद में एक जगह और पड़ती है कांकरोली, वहां पर ये बनवाया था। दोनों राजसमंद में भाई, ये नाथ द्वारा और कांकरोली याद रखना। फिर उदयपुर में एक मंदिर बनवाया था, अंबा माता।
अंबा माता का मंदिर बनवाया था उदयपुर में। तो ये 3 मंदिर मुख्य मुख्य से याद रखना। और कई निर्माण करे पर ये 3 पेपर में पूछे जाने लायक है, ये ज्यादा याद रखना। मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली, दोनों राजसमंद में, एक अंबा माता का मंदिर बनाया था उदयपुर। फिर खूब सारी झीलें वगैरह बनवाई थी। कहते हैं इनकी मम्मी थे, मम्मी का नाम था जाना दे राठौड़, और जाना दे राठौड़ ने एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है जाना सागर। जाना सागर तालाब उदयपुर के अंदर है भाई, जाना सागर। इनके एक रानी थे रामरस दे, रानी रामरस दे ने एक बावड़ी बनवाई थी। तालाब बावड़ी एक ही मतलब होती है भाई, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। उस बावड़ी का नाम है त्रिमुखी बावड़ी, दोनों उदयपुर में भाई, उदयपुर के आसपास में ये तालाब और बावड़ी बनी। तालाब मतलब पौंड, बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं, स्टेप वेल। तो त्रिमुखी बावड़ी इनकी रानी रामरस दे ने और इनकी मम्मी जाना दे राठौड़ ने बनवा दिया था, जाना सागर तालाब। और खुद ने अपने नाम से एक, राज सिंह के नाम से एक समुद्र, राज समुद्र बोलते थे वैसे, उसको झील बनवाई थी। तो राजसमंद झील का निर्माण करवा दिया था। राजसमंद झील के बारे में आपको ज्यादातर ने सुना ही होगा। गोमती नदी जो है, गोमती नदी का पानी रोककर अपने यहाँ राजसमंद झील बनवाए गए थे। कहते हैं कि राज सिंह जी एक बार अपनी शादी के लिए जा रहे थे और बरसात का दिन था और गोमती नदी उफन रही थी। उन दिनों के अंदर शादी करने के लिए जा रहे थे कहीं पे और गोमती नदी उफन रही थी। तो गोमती नदी की बाढ़ की वजह से राज सिंह जी नदी क्रॉस नहीं कर पाए और 3 दिन तक उनको रुकना पड़ गया था। तो राज सिंह जी ने कहा नदी को तो मैं बांध के रख दूंगा। तो बाद में उन्होंने नदी को वहां बांधा, उसका पानी रोका और रोक के वहां पर एक झील बनवाई गई थी, राजसमंद झील। और कहते हैं कि राज सिंह जी बहुत गुस्सेल आदमी थे, बहुत गुस्सा किया करते थे। और कहते हैं इन्होंने एक कोई चारण कवि थे उनको मार दिया था, अपनी वाइफ को मार दिया था, इनके बेटे ने इनके डर से सुसाइड कर लिया था। तो किसी ब्राह्मण से जाके पूछा कि यार मेरे हाथ से कई पाप हुए हैं और मैं इस पाप की मुक्ति के लिए क्या करूं। और किसी ब्राह्मण ने कहा कि यदि बड़ा वाटर रिसोर्सेज बनाया जाए, बड़ा जल स्रोत आपके द्वारा बनाया जाए तो आपके पाप कम हो सकते हैं, इसलिए राजसमंद झील बनवाई गई। फिर कहते हैं कि उस साल अकाल पड़ा हुआ था बहुत भयंकर, लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता थी। तो लोगों को कहा कि तुम तो एक काम करो, यहाँ पे आके एक झील खोदो और शाम को रुपए ले जाया करो। तो काम के बदले अनाज योजना, आज जो आप नरेगा का रूप देखते हैं, ये रूप हमारे राजस्थान के राजाओं का है। इन्होंने सबसे पहले इसे शुरू किया था कि आप दिन में यहाँ पे काम कीजिए, मिट्टी खोदिए या कोई झील बनाने का काम कीजिए, शाम को जाते टाइम यहाँ से अनाज ले जाया कीजिए। तो राजसमंद झील बनाई गई थी भाई। देखो कितना महत्व होगा इस झील का कि राजस्थान में जितने जिले हैं आपने, कि मैं आपको कहूं कि जयपुर, तो जयपुर एक जिला है तो जयपुर नाम की जगह है। जोधपुर एक जिला है, जोधपुर नाम की एक जगह है। गंगानगर एक जिला है तो गंगानगर नाम की एक जगह है। डूंगरपुर एक जिला है तो डूंगरपुर नाम की एक जगह। भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जो जिले का नाम उस नाम की जगह है। राजसमंद नाम की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। राजसमंद नाम की राजस्थान के अंदर झील है, जगह उसका नाम राजनगर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम राजसमंद रखा गया। तो झील का कितना बड़ा महत्व है वो याद रखना आप इस बात को। तो ये भाई राजसमंद झील, तो ये मंदिर बनवाए थे, झीलें बनवाई थी थोड़ी सी, ये 2-3 झीलें याद रखना। फिर आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा कि फिर इनके दरबार में खूब सारे कवि थे। तो कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या किया था वो देख लेते हैं अपने। तो जैसे कवियों ने कौन कौन सी चीजें लिखी थी वो देखते हैं। एक थे इनके दरबार में किशोर दास, और किशोर दास ने एक किताब लिखी थी राजप्रकाश। एक थे सदाशिव भट्ट, और सदाशिव भट्ट की एक बुक है राजरत्नाकर। एक है कवि मान, और उन्होंने लिखी थी राजविलास। देख लो, राज नाम से, किशोर दास की राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट की राजरत्नाकर, कवि मान की राजविलास। नाम बोल बोल के देखना 2-3 बार, तब याद होंगे आपसे। फिर एक थे गिरधर आसिया, ये आगे हम साहित्य पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। और गिरधर आसिया की बुक है सगत रासो। ये जो प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह,
शक्ति सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, जो प्रताप का भाई था, तो प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी, तो शक्ति को इन्होंने सगत लिख दिया, सगत रासो को दो, शक्ति सिंह का दो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इन्होंने एक तो राजसमंद झील के पास में एक प्रशस्ति लिखी, राज प्रशस्ति, और एक किताब लिखी थी अमर काव्य वंशावली। ये अमर सिंह सेकंड हुए थे, आगे उनके बारे में जानकारी देती है। राज सिंह के पोते थे, उनकी जानकारी है इसमें। और इन दोनों किताबों में, राज प्रशस्ति में, अमर काव्य वंशावली में भी शक्ति सिंह का वर्णन है। तो शक्ति सिंह का वर्णन सगत रासों में भी है, राज प्रशस्ति में भी है, अमर काव्य वंशावली के अंदर भी है। अमर काव्य वंशावली में चेतक के बारे में भी अपने को जानकारियां मिल जाती है। पर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो ये राज प्रशस्ति। तो आप थोड़ा देख लेना, आपके किशोरदास की राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट की राजरत्नाकर, कवि मान की राजविलास, गिरधर आसिया की सगत रासो, सगत का मतलब शक्ति सिंह है, रणछोड़ भट्ट तेलंग की राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। नाम याद करना, बोल बोल के नाम याद करना, पूछते हैं इनसे सवाल। फिर मैं राज प्रशस्ति की थोड़ी बातें और बता दूं, फिर टॉपिक खत्म करते हैं अपने। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के पास में, राजसमंद झील कहां पे, तो मैंने बताया था नौचौकी पाल है, वहां नौचौकी पाल पर है। प्रशस्ति मैंने बताया था राजाओं की तारीफों की जो चीजें हुआ करती थी। तो राजा की कहां से कहां तक तारीफ, तो जितने हमने पढ़ लिए उन सब राजाओं की। हमने राजा पढ़ने कहां से शुरू किए, तो हमने बापा रावल से शुरू किए, वहां से लेके अब तक कौन सा राजा पढ़ रहे हैं, राज सिंह। तो आपने जितने नोट्स लिखे हैं उन सब की तारीफें। कौन सी भाषा में ये तारीफें, तो ये संस्कृत भाषा में है। कितनी बड़ी है, तो कहते हैं यहाँ 25 बाटें हैं, 25 पत्थर